ओके स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि 2025 के जीएस फर्स्ट पेपर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था इंग्लिश मीडियम के क्लास में। मैं कोलबा का क्लास अटेंड कर रहा था तो क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया और मैंने उसी समय उस क्वेश्चन को डिस्कस किया। लेकिन बार बार हमारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी मीडियम में अलग से आप इसको क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करिए। तो मुझे लगा कि शायद वो हमारा काम पूरा हुआ नहीं। अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को कैटर करने के लिए मुझे एक बार हिंदी में भी उनके साथ इसे डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं इस प्रश्न पत्र को दोबारा लेकर आपके सामने आया हूं। देखिए, टोटल फर्स्ट पेपर में आपके जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है, हिस्ट्री एंड कल्चर के, अगर एक तरीके से आप काउंट करेंगे तो 6 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हमने उनमें 7 को रखा है। 7 को रखने की वजह बताता हूं। एक सिविल सर्विसेज पर एक क्वेश्चन है। और जानते हो कि फर्स्ट पेपर में 3 सेगमेंट्स हैं: हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। तो क्या हुआ कि ज्योग्राफी में तो इसकी कोई सिविल सर्विसेज का स्कोप नहीं था और कुल मिला के इंडियन सोसाइटी वालों ने भी इसको डिसओन कर दिया। तो हमने सोचा कि नहीं भाई, ये क्वेश्चन तो और फंड बना हुआ है, वैसे क्वेश्चन होना चाहिए गवर्नेंस का। लेकिन मैंने इसे वल्लभ भाई पटेल के पॉलिटिक्स और इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशन बिल्डिंग की पॉलिसी, इसे जोड़कर हमने देखा कि उसमें एक टर्म नेशनलिज्म दिया हुआ है और एक टर्म दिया हुआ है उसकी सिविल सर्विसेज की ऑनेस्टी इफिशियंसी के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इफिशियंसी और नेशनलिज्म दोनों के मेल की बात है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से ही जुड़ा होना चाहिए। तो चलिए, अब अगर हम विगत कुछ वर्षों के प्रश्नों से तुलना करें तो प्रथम दृष्टया तो आपको प्रश्न इजी ही दिखेगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब इजी क्वेश्चन होता है तो हमारे साथ धोखा हो जाता है। हम उसको बहुत इजी समझकर लिख डालते हैं और फिर मार्क्स आते नहीं। तो क्या होता है कि क्वेश्चन में पहले मैं एक बार क्वेश्चन से आपको अवगत करा दूं और फिर मैं वन बाय वन क्वेश्चन को अलग से डिस्कस करूंगा। जैसे हड़प्पा कालीन वास्तुकला, मतलब एक क्वेश्चन आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर के ऊपर है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। दूसरा है अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, अभी धार्मिक समन्वयता। और तीसरा क्वेश्चन आपका आता है मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, आजकल एक नई टेंडेंसी बनी हुई है यूपीएससी में कि एक न एक प्रोविंशियल स्टेट के ऊपर उसके कल्चरल पार्ट पर क्वेश्चन डालते हैं। तो उम्मीद तो की जा रही थी कि हो सकता है विजयनगर से डल जाए, हो सकता है बहमनी स्टेट से डल जाए, या हो सकता है मेवाड़ से भी हो, राणा कुंभा का अचीवमेंट हो, या ओवरऑल मेवाड़ का कल्चरल अचीवमेंट हो। तो इस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई हिंदू स्टेट का हो सकता है। तो चंदेला का आइडिया नहीं था, चंदेला वाले पर उन्होंने पूछा है, तो मैं उस पर भी डिस्कस करता हूं। और नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन द इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज, कि भारत में सिविल सेवा का लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रीय चेतना का संयोग का प्रतीक है। ये जो क्वेश्चन है, इथोस ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया स्टैंड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विथ नेशनलिस्टिक कॉन्सियसनेस। तो ये क्वेश्चन को मैंने बताया कि आपको सभी लोग डिसऑन कर दिया, तो हमने इसको हिस्ट्री में ही रखा है। और महात्मा ज्योतिबा फूले, क्योंकि इस बार, अब अगली बार इनका 200 ईयर्स भी इनका होगा बर्थ का, तो मुझे लगता है कि ये से भी हाईलाइटेड था, हमारे मैगजीन में भी आया हुआ था, द स्टडी के मैगजीन में। और ये हाईलाइटेड टॉपिक था, मतलब ऐसा लग रहा था कि ज्योतिबा फूले से वो प्रश्न कर सकते हैं। फिर
to trace India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। तो मैं स्टूडेंट्स, ये 250 वर्ड्स के क्वेश्चन हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, एक बड़ा सा क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से है, यानी कॉन्टेम्पररी मॉडर्न हिस्ट्री से है और क्वेश्चन बेहतर है। इस क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट अगर डील करना चाहे तो इसमें उसको लिखने का काफी स्कोप मिल जाएगा। और फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। द फ्रेंच एवोल्यूशन हैज इंड्यूरिंग रेलिवेंस टू द कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, एक्सप्लेन। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में इससे बढ़िया क्वेश्चन किसी स्टूडेंट को नहीं मिल सकता। क्योंकि आप याद करें, पिछले साल वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स की समझ के बाहर हो जाती, क्योंकि शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था। ये बेसिकली हेनरी किसिंगर का स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट अपने आप में थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि आपको बैलेंस ऑफ पावर उसका सिर्फ एक पहलू है। इसके अलावा भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए, वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। एक ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की थोड़ी बहुत भी समझ जिसको होगी वो थोड़ा बहुत लिख कर आया होगा। लेकिन हाँ, इसमें आप की पॉइंट और की वर्ड्स को छोड़ा होगा। तो इसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चन देखने में तो सिंपल ही लगता है, हमें डिफिकल्ट, अगर वी आर जस्ट गोइंग टू कंपेयर इट विद द क्वेश्चन पेपर विद द प्रीवियस ईयर्स, अगर हम पिछले वर्षों के प्रश्नों से इसकी तुलना करें तो क्वेश्चन रिलेटिवली डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। इजी क्वेश्चन के बाद भी मार्क्स कम होने की संभावना इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर इसका आंसर या इसके वर्डिंग को ठीक से ना समझा जाए तो आंसर इसका बहुत सिंपलिस्टिक हो जाएगा। जैसे मैं आपको अब वन बाय वन ले चलता हूं। जैसे पहला आपका है कि हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए। तो वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन आर्किटेक्चर। तो डिस्कस शब्द देखिए उन्होंने यूज किया है। डिस्कस शब्द प्राय हम हाई आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन में यूज करते हैं। डिस्कस का मतलब होता है उस संबंध में एक से ज्यादा जो विचार है उसको अपने संज्ञान में लेते हुए फिर आप अपना विचार दीजिए। तो ये इसका एक पहलू होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसकी गुंजाइश दिख नहीं रही, क्योंकि आपको अगर वास्तुकला के विशेष पहलू की चर्चा करोगे तो इसमें क्या-क्या पहलू है, इधर वो हिंदी में पहलू लिख रहे हैं तो इसका मतलब हुआ एस्पेक्ट्स और इसमें उन्होंने फीचर्स लिखा है अंग्रेजी में। तो फीचर्स को ही लेकर चलिए कि इसकी क्या विशेषता है। तो इस क्वेश्चन में जो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यह हो सकता है कि वह वास्तुकला की विशेषता बताने के बजाय वह कहीं नगर निर्माण योजना की विशेषताओं में ना उलझ के रह जाए, तो फिर क्वेश्चन या आंसर के मुख्य पहलू से डाइवर्ट करने की आशंका हो सकती है। तो पहले अगर हम देखेंगे तो अब पहले मैं स्टार्ट करके बता देता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में एक चैलेंज होता है स्टार्ट करने के। लेकिन मैं एक स्टूडेंट में एक बात आपको बता दूं कि इसका कोई एक मतलब कैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, कौन सा लाइन महत्वपूर्ण होगा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड मॉडल नहीं। ये बहुत, आप कह सकते हो कि बहुत ही पर्सनल है और सिचुएशनल है। सिचुएशन के साथ ये वेरी करता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन वास्तुकला की विशेष पहलू यानी फीचर्स की चर्चा कीजिए, तो पहले इस प्रश्न को कैसे उठाया जाए। तो गॉर्डन चाइल्ड महोदय ने सभ्यता, जैसे उन्होंने गॉर्डन चाइल्ड ने 10 विशेषताएं बताई है, तो सभ्यता
की कुछ प्रमुख विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता बताई है, क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता निर्धारित की है एक महत्वपूर्ण विशेषता निर्धारित की है विकसित विकसित विस्तृत हाँ विकसित स्थापत्य अथवा निर्माण कार्य हड़प्पा सभ्यता इस कसौटी पर खरी उतरती है। हड़प्पा सभ्यता इस कसौटी पर खरी उतरती है। अब देखो, अब हमने प्रश्न तो आरंभ कर दिया। अब प्रश्न को आरंभ करके अब हम इसका सैलिएंट फीचर्स वास्तुकला की बतानी है। तो सैलिएंट फीचर्स इसकी बताते हैं। एक सैलिएंट फीचर बना देते हैं योजनाबद्ध निर्माण। योजनाबद्ध निर्माण में हल्का सा हमें थोड़ा टाउन प्लानिंग वाले पहलू को हम विस्तार से नहीं लेंगे। उसमें सिर्फ यह बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो स्थापत्य का निर्माण हुआ है, वह स्थापत्य के निर्माण में योजनाबद्ध है। तो योजनाबद्ध का मतलब हुआ कि जैसे उनकी जो प्लानिंग है, तो जिसको आप रॉयल मॉन्यूमेंट्स कहते हो वह एक तरफ है, और रिहायशी इलाके में जो स्थापत्य काम हुआ है जहां लोग कॉमन पीपल निवास करते हैं, वो दूसरी तरफ है, जिसको आपने सिटाडेल एरिया और लोअर टाउन के रूप में बांटा है। तो मतलब कुल मिलाकर योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। जहां रॉयल मॉन्यूमेंट्स है, जहां रॉयल यानी जहां राजकीय स्थापत्य हैं, वह दुर्ग क्षेत्र में, और जो सामान्य लोगों के रहने के लिए जो बनाए गए पक्की ईंटों के बेहतर मकान हैं, वो रिहायशी इलाके में। तो थोड़ा सा इसकी चर्चा जैसे आप कर दीजिए। अब दूसरी विशेषता इसमें आप बता देंगे, हाँ, ये कलात्मक विशेषता। तो एक विशेषता बताई जाती है कि इसका जो कॉर्वेल्ड है, इसको कॉर्वेल्ड हिंदी में भी कॉर्वेल्ड ही कहा जाता है। उसका जो कॉर्वेल्ड छत, लेकिन छत का अवशेष तो मिला नहीं है, अनुमान ही किया जाता है, क्योंकि उन्होंने छत में क्या किया हुआ था कि लकड़ी की चिनाई की हुई थी। तो लकड़ी की चिनाई करने से के कारण क्या हुआ है कि एक इन कोर्स ऑफ टाइम वो अब डिस्ट्रॉय कर गई है, नष्ट हो गई, डिकम्पोज कर गई है, तो वो तो मिलता नहीं है। बट उसकी जो बनावट है, उस बनावट के आधार पर जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो अनुमान करते हैं मजबूत नींव इसलिए कही जाती है कि आप अधिकांश अगर देखोगे जो उनके भवन हैं या उनके स्थापत्य हैं, उसमें नींव को में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो मजबूत नींव एवं हाँ, कॉर्बेल छत, मजबूत नींव एवं भव्य बनावट। तो कहेंगे भाई भव्य बनावट कहाँ है, तो आप एक महास्नानागार को ही देखिए।
तो महास्नानागार में ही जो आपकी बनावट है वो बहुत ही भव्य है और उस तरह से जैसे जिप्सम का प्रयोग उस समय हुआ है वो अन्यत्र दुर्लभ है। तीसरा आप दे दीजिए एक महास्नानागार को अलग पॉइंट बना दीजिए। महास्नानागार देखिए, ये सबसे बड़ा स्थापत्य नहीं है। सबसे बड़ा स्थापत्य तो अगर आप उस तरीके से कहेंगे तो अगर लोथल को स्थापत्य मानते हैं गोदीवारा को तो वह हो जाएगा। फिर आप अगर धौलावीरा के स्टेडियम को मानते हैं तो वह हो जाएगा और फिर आप मोहनजोदड़ो के अन्नागार को मानते हैं तो वह हो जाएगा या फिर लास्ट में महास्नानागार है। नाम तो महास्नानागार है लेकिन इसका स्थान तीसरा या चौथा है। लेकिन इसकी जो बनावट है ना वो भव्य बनावट है इसकी। मतलब उसको चारों तरफ कमरे बने हैं, चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी है, स्विमिंग पूल की तरह है, नीचे पानी का रिसाव नहीं है इसलिए जिप्सम का प्रयोग हुआ है। इसकी जो बनावट है वो भव्य है। तो थोड़ा सा इसकी बनावट के ऊपर आप चर्चा कर दीजिए और तब चौथा में आप चर्चा कर सकते हैं निर्माण सामग्री की विविधता। निर्माण सामग्री की विविधता में देखिए आप नॉर्मली क्या हुआ है कि मतलब 4 तरह की चीज़ों का प्रयोग हुआ है निर्माण सामग्री में। एक ईंट, पक्की ईंट, दूसरा कच्ची ईंट यानी गीली मिट्टी का भी मतलब कच्ची ईंट और तीसरा प्रयोग हुआ है पत्थर। जैसे आपको सुरकोतरा और धौलावीरा जैसे स्थल हैं, वहाँ पत्थरों का निर्माण कार्य में प्रयोग हुआ है। इसके अलावा लकड़ी का भी प्रयोग हुआ है। अब देखो मकान की जो छत है उसमें जो चिनाई का काम है दैट इज़ द वुडन स्ट्रक्चर। तो वुडन स्ट्रक्चर उसके बारे में दोगे और जोड़ने वाली सामग्री के रूप में आप देखोगे 2 आइटम्स का प्रयोग हुआ है। गी एक है गीली मिट्टी, दूसरा है जिप्सम। जिप्सम जिप्सम का प्रयोग फिर आगे हुआ नहीं, आगे सीधा सल्तनत पीरियड में हुआ, पूरे एंशिएंट टाइम में नहीं हुआ। छठा आप विशेषता दिखा सकते हैं कि सौंदर्य की जगह उपयोगिता पर बल। सौंदर्य की जगह उपयोगिता पर बल माने हड़प्पाई बनावट में आर्कियोलॉजिस्ट को अभी भी आश्चर्य है कि हड़प्पाई लोगों ने सौंदर्य पर विशेष बल नहीं दिया है, उपयोगिता पर बल दिया है। तो आप इसको करिए और लास्ट में मुझे लगता है कि एक जेपी जोशी ने एक बात कही है, अगर उनके साथ आप एंड करेंगे क्योंकि लिखना या लिखवाने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप मेरे लेक्चर को स्लो करके नोट डाउन कर सकते हैं कि आप इसको इस तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे जेपी जोशी एक इतिहासकार है, नाम देने की आवश्यकता आपको नहीं है, आप नाम को इग्नोर कर डालिए। उन्होंने एक बात कही, बहुत अहम बात कही और मुझे लगता है अगर हड़प्पा सभ्यता पर इससे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि अगर हम उसकी तुलना समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया के शासक वर्ग से करते हैं, तो पता चलता है कि स्थापत्य निर्माण में जो हड़प्पाई शासक वर्ग है, उनका दृष्टिकोण ज़्यादा समतामूलक है। क्योंकि मिस्र और मेसोपोटामिया के शासक वर्ग के लोगों ने प्रायः मैंने क्रमशः मिस्र यानी पिरामिड के निर्माण पर भव्य पिरामिड के निर्माण पर खर्च किए और मेसोपोटामिया में जिगुरत यानी मंदिर के निर्माण पर खर्च किए। लेकिन जो जन सामान्य थे वह या तो कच्ची मिट्टी के मकान में या झोपड़ी में रहते थे। लेकिन हड़प्पाई शासक वर्ग की विशेषता यह थी कि उनका दृष्टिकोण ज्यादा समतामूलक था। उन्होंने भव्य भवन और स्मारक बनाने पर खर्च नहीं किए, लेकिन जनसामान्य के जीवन स्तर को ऊपर उठाया और जनसामान्य पक्की ईंटों के
बहुत ही नियोजित नगर में रहते थे, जो पूरे कैलकुलेटिव वर्ल्ड में दुर्लभ था। तो अब इस कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इसको आप समाप्त करते हैं, तो आई थिंक ये बेहतर होता है। अब अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। तो फिर यहाँ पर भी आपको जिज्ञासा होगी कि हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। भारत में मुस्लिम शासन के इतिहास में मुगल सम्राट अकबर एक विलक्षण शासक एक विलक्षण शासक ठहरता है। एक अल्पसंख्यक समूह से आने के बावजूद उसने बहुसंख्यक हिंदुओं बहुसंख्यक हिंदुओं बहुसंख्यक हिंदुओं के विश्वास को जीतने का प्रयास किया। विश्वास को जीतने का प्रयास किया। उसने भारत की समन्वित संस्कृति को समझा तथा उसी के अनुकूल आचरण किया। अब देखो, ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट अकबर के बारे में है। अल्पसंख्यक समूह से आकर बहुसंख्यक के विश्वास को जीतने का प्रयास किया, और उसने भारत की समन्वित संस्कृति को समझा तथा उसी के अनुकूल आचरण किया। अब देखिए, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। जैसे अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। तो अब इसमें है कि अकबर का जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है, जो धार्मिक समन्वय की नीति है हिंदू और मुसलमानों के बीच या इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच, तो उसके विभिन्न पहलुओं को समझना है। तो यहाँ पर देखिए, मेन एस्पेक्ट्स लिखा है। पिछली बार हिंदी में पहलू लिखा था और अंग्रेजी में लिखा था फीचर्स, तो हम लोग को फीचर्स ही मानकर चलना होगा। ये क्वेश्चन है हाइपोथेटिकल। अगर यहाँ पर थोड़ा अगर वो आर्गुमेंटेटिव होता कि क्या अकबर, जैसे यहाँ पर होता, क्या अकबर की धार्मिक नीति उसके धार्मिक उदारता का परिणाम था, ऐसा कुछ प्रश्न होता, तो इसका सीधा हिंट ये हो जाता कि हमें अकबर की धार्मिक उदारता के साथ साथ उसकी राजनीतिक बाध्यता को भी दिखानी। क्योंकि इख्तियार आलम खां तो उसके धार्मिक नीति के पीछे राजनीतिक पहलू को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं। वैसे भी आप देखोगे तो
संतुलित विचार यही होगा कि केवल उसके उदार मस्तिष्क की उपज नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं उस समय की परिस्थितियों की भी देन है, लेकिन उस पर हमें जाना नहीं है। अब इसमें विभिन्न पहलुओं पर, चूँकि इसमें सीधा हमें पूछा है कि भाई उनकी उदारता को बताइए। तो अब ऐसा नहीं है कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, वो हमसे कुछ और पूछ रहे हैं और हम अति उत्साह का शिकार होके उस पर कुछ और लिख रहे हैं। तो इसमें हमें ये कहना है कि जो-जो पहलू दिया है, जैसे मान लीजिए उसमें पहली पहली चीज़ ये आती है कि जैसे उसकी अब कौन-सी नीति को हम आप देंगे, आप यह देंगे कि हुँ, जैसे सुलह, एक तो सुलह कुल तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। राजत्व की नवीन अवधारणा, फरद ए इज़्दी। जैसे देखो अबुल फजल ने जो उसको लिखा है, वो है कि राजत्व की उसने एक नवीन अवधारणा दी। अब कहोगे इसका धर्म से लेना-देना है, तो राजत्व तो है, हाँ, इसका धर्म से लेना-देना है, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के बीच समन्वय लाने का इससे बेहतर तरीका नहीं। उसने क्या कहा, राजत्व को फरद ए इज़्दी कहा। फरद ए इज़्दी का मतलब होता है दैवी प्रकाश, जो सीधे देवता से यानी अल्लाह से निकल कर और बादशाह के ऊपर पड़ता है। तो बादशाह और अल्लाह के बीच किसी मध्यस्थ उलेमा की आवश्यकता नहीं है, और जब मध्यस्थ उलेमा आते हैं तो वही हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पैदा करते हैं। फिर दूसरा पहलू आप दे देंगे सुलह ए कुल। तो सुलह ए कुल का पहलू देने से आपका फायदा ये होगा कि आप इसमें ये बताएंगे कि अबुल फजल के द्वारा प्रतिपादित और अकबर के द्वारा क्रियान्वित जो सुलह ए कुल की नीति है, वह हिंदू और मुस्लिम के बीच एक एकता का सूत्र खोजने का प्रयत्न करता है। जिस समय मुस्लिम शासक दारुल हर्ब या दारुल इस्लाम की बात कर रहे थे, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम की, लेकिन अकबर ने कभी भी अपने स्पीच में या अपने किसी वक्तव्य में दारुल हर्ब या दारुल इस्लाम की बात उसने नहीं की है। उसने हमेशा दारुल सुलह पर बल दिया है। इस पहलू को आप स्पष्ट कर देंगे। तीसरा आप देंगे इबादत खाना, इबादत खाना के माध्यम से विभिन्न धार्मिक पंथों के स्वरूप को समझने का प्रयास। तो अब देखो इबादत खाना में दो चीजें हैं। जब उसने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाई थी, तो उसमें उसने सिर्फ इस्लाम के मर्म को समझने का प्रयत्न किया था। इन 1579 में उसने इबादत खाना का दरवाजा जब सभी धार्मिक पंथों के लिए खोल दिया था, जिसमें आपको ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी सॉरी नॉट यहूदी, हिंदू हैं, अ, इस्लाम है, तो जैन हैं, तो इन सारे धार्मिक पंथों के लिए उसने जो अपना दरवाजा खोल दिया है इबादत खाना का, तो विभिन्न धर्मों के मर्म को समझने का प्रयास किया। तो इसी का परिणाम हुआ कि रहस्यवाद की ओर उसका आकर्षण बढ़ा। रहस्यवाद का मतलब होता है कि सभी धर्मों में कॉमन तत्व को रहस्यवाद की ओर आकर्षण, मतलब सभी धर्मों में जो कॉमन तत्व है उसको खोजते हुए और धर्म के मर्म के प्रति प्रेम या जो व्यग्रता होती है, वो रहस्यवाद की स्थिति होती है। और उसके बाद आप अगर चाहें तो इबा महजरनामा भी लिख सकते हैं। कहेंगे महजरनामा लिखने से अब ये होगा कि भाई महजरनामा तो थोड़ा संकीर्ण विचार है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि महजरनामा के माध्यम से जैसे सतीश चंद्र बोलते हैं कि वो इस्लाम में ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने की, सर्वोच्च स्थान खोजने की कोशिश की थी और इमाम आदिल की उपाधि ली थी। लेकिन अगर महजरनामा के आप व्यापक लक्ष्य को समझ जाएंगे
तो वो भी कहीं न कहीं धार्मिक समन्वयता की ओर आपको ले जाएगा, क्योंकि महजरनामा घोषित करने का उद्देश्य यही था कि अपने हिंदू और मुस्लिम प्रजा के संबंधों को उलेमाओं की परिधि से बाहर खींचकर राज्य की परिधि में लाना। तो वो भी कहीं न कहीं धार्मिक समन्वयता की ओर जाता है। और अंत में आप दीन-ए इलाही की चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, जो दीन-ए इलाही है, वो दीन-ए इलाही तो सबसे उसका क्रक्स है जो हिंदू-मुस्लिम समन्वयता की बात करता है। लास्ट में कंक्लूडिंग में जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता में दिया, तो यहाँ भी दे सकते हैं कि न केवल पश्चिम एशिया और मध्य एशिया, जहाँ शिया और सुन्नी के नाम पर रक्त बहाया जा रहा था, बल्कि दुनिया को सभ्य बनाने का दावा करने वाले यूरोप भी प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के मुद्दे पर मरकट रहे थे। उस समय अकबर ने भारत में धार्मिक समन्वय की मिसाल कायम कर एक धार्मिक समन्वय की मिसाल कायम कर दी। तो यह अपने आप में अकबर के प्रति कॉम्प्लीमेंट भी होगा और ये क्वेश्चन का एक बहुत ही पॉजिटिव कंक्लूजन भी हो सकता है। सॉरी। अब देखो, मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। ये थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन हो सकता है चैलेंजिंग हो। चैलेंजिंग होने की वजह यह है कि अब चंदेल कला अलग से कोई नहीं पढ़ता है, और चंदेल कला में भी उसकी जो नागर शैली का स्थापत्य है चंदेलों का, वो बहुत ही वो सबसे हाइलाइटेड चीज है। क्योंकि नागर शैली का अगर सबसे विकसित रूप आप देखोगे तो चंदेल कला में है। जैसे खजुराहो का आप मंदिर देखिए, जैसे आप कंदरिया महादेव का मंदिर देखिए, विश्वनाथ का मंदिर देखिए, लक्ष्मण का मंदिर देखिए। उन मंदिरों में आपको बहुत भव्य मंदिर दिखेंगे, जिसमें आपको संधान पथ से लेकर हर कुछ तक मंदिर की नागर शैली के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। मेरू श्रृंग मिलेंगे, उरु सिंह मिलेंगे, उसके बाद आपको कलश मिलेंगे, रथ मिलेंगे, जो हाई प्लेटफॉर्म पर मंदिर का निर्माण मिलेगा, अर्ध मंडप मिलेगा, महामंडप मिलेगा, और मंडप 3 चीजों में जो विभाजन है। प्रदक्षिणा पथ भी है, वो भी छत के नीचे है, जो गर्भगृह के चारों तरफ। तो वो, लेकिन मुद्दा ये है इसमें, ये हमारा क्वेश्चन का मुख्य मांग है नहीं। अगर सिर्फ मंदिर का रहता तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो सकता था। ये दे रहा है कि मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया। तो हमारे केंद्र में यहाँ पर मूर्ति कला है। लेकिन मूर्ति कला है तो मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ न कुछ स्थापत्य पर भी साथ में लिखना ही है। तो आप इसको आप कहोगे भाई इसको कैसे स्टार्ट करें, तो कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। सबसे पहला सिद्धांत होता है, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जब हमारे सामने प्रश्न आता है तो हम प्रश्न के सामने समर्पण नहीं करते, और प्रश्न के सामने समर्पण नहीं करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है कि भाई अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम्म, 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 हम्म। चंदेल कला राजपूत कालीन कालीन हाँ, राजपूत कालीन कला की महान धरोहर है। अगर एक तरफ अगर एक तरफ यह अगर एक तरफ यह नागर शैली
के विकास के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है तो वहीं दूसरी तरफ हाँ, अजंता या अजंता भी कह सकते हैं, गुप्तकालीन लिखिए, गुप्तकालीन मूर्तिकला का क्लासिकल ढांचा इस काल में और भी निखर कर आया। गुप्तकालीन मूर्ति कला का क्लासिकल ढांचा इस काल में और भी निखर कर आया। तो मतलब यह है कि ये आपकी शुरुआत हो गई, एक अच्छी शुरुआत हो गई। अब थोड़ा-सा चंदेल वंश से परिचय तो देना ही चाहिए आपको। तो आप यहाँ दे सकते हो कि चंदेल शासकों ने 9वीं सदी एवं 13वीं सदी के बीच शासन किया। कालिंजर महोबा एवं खजुराहो उनके केंद्रीय क्षेत्र रहे थे। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ शुरुआत कर दिया, यहाँ पर लिखिए हाँ, 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 इन केंद्रों पर उन्होंने व्यापक निर्माण कार्य किया तथा अपने मंदिरों को भव्य मूर्तियों से सजाया। अपने मंदिरों को भव्य मूर्तियों से सजाया। अब देखिए, ये आपका रास्ता तो बिल्कुल क्लियर है। अब इसमें जब चंदेलों की मूर्ति कला की बात आएगी तो आपके केंद्र में होगा खजुराहो की मूर्ति। आपने सुना होगा, खजुराहो चित्रकला भी है और मूर्ति भी है, और खजुराहो की मूर्तियां विश्वविख्यात है, आप जानते हो। वो हेरिटेज साइट के रूप में भी एक्सेप्टेड है वो मूर्तियां। तो इसमें अब आपको इसमें करना क्या है कि पहले आपको मूर्ति निर्माण की विविधता दिखानी, क्योंकि वहां पर लक्ष्मी, शिव और विष्णु की मूर्तियां बनी है। इसके अलावा संगीतकारों की, कलाकारों की, कलाकारों की, गायकों की, मूर्तिकारों की, सभी की मूर्तियां वहां पर निर्मित की गई। तो फिर आप दूसरा पहलू उसमें दोगे कि जो चंदेल कालीन मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के निर्माण में एक भव्यता दिखती है। जो गुप्तकालीन जो क्लासिकल मूर्ति निर्माण कला का जो क्लासिकल ढांचा है, उसका हमें उसका हमें और भी विकास देखने को मिलता है। पतली मूर्तियां हैं, उनके लचीली चाल है। तो कहे चाल कैसे दिखेगा, तो जो मुद्रा की जो मूर्ति की बनावट होती है,
उसे चाल की झलक मिल जाती है कि अगर वो मूर्ति चलेगी तो उसकी चाल कैसी होगी। तीसरी उसमें कहते हैं त्रिभंग मुद्रा है, त्रिभंग एक मुद्रा विशेष होता है जिसको हम कहते हैं त्रिभंग मुद्रा। बेहतर केश विन्यास है, केश विन्यास का मतलब हुआ कि जैसे बाल है तो बाल की जो बनावट होती है उसको केश विन्यास कहते हैं। और फिर उसके साथ एक जुड़े हुए शब्द है भाव भंगिमा। तो इन मूर्तियों की बेहतर भाव उसके मुख पर बेहतर भाव भंगिमा दिखाई गई है। मतलब देखिए एक जो कलाकार होता है, वो मूर्ति के मुख पर जो भाव उतारता है, भाव भंगिमा, वह मूर्ति को जीवंत बना देता है। जैसे लगता है कई बार सोच रहा है, कई बार लगता है मुस्कुरा रहा है, कई बार लगता है कि चेहरे पर एक लज्जा है, कई बार लगता है कि भाई चेहरे पर एक क्रोध है। तो जो विभिन्न प्रकार की जो भाव भंगिमा है, वो मूर्तियों के मुख पर आपको दिखता है। तो एक ये विशेषता दिखा देंगे। फिर आप खजुराहो की मूर्तियों की चर्चा करेंगे कि इसमें सांसारिक एवं आध्यात्मिक इन दोनों भावों का मिलन देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें आप देखोगे कि शारीरिक संभोग से संबंधित जिसको आप इरोटिक इरोटिक मूर्तियां कहते हैं, वह इरोटिक जो इमेजेज कहते हैं, इरोटिक इमेजेज हैं, जो आकृतियां जो बनी हैं, वो कहीं ना कहीं इरोटिक इमेजेज को, काम वासना को दर्शाती है। लेकिन जो काम वासना है उसके पीछे एक आध्यात्मिक व्याख्या है। क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे कोणार्क के मंदिर में जाएंगे, खजुराहो के मंदिर में जाएंगे तो आपको काम वासना से संबंधित बहुत सारे दृश्य मिलेंगे। तो कई बार जो साधारण जो उसके विजिटर्स होते हैं उनको आश्चर्य होता है कि भाई मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर इस काम भावना वासनाओं के लिए क्या जगह है। तो उसकी एक आध्यात्मिक व्याख्या है, मैं आपको बताता हूँ। आध्यात्मिक व्याख्या यह है कि जैसे मानव की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसमें अहंकार, भय और सेक्स ये 3 हमारी एक स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। अब इसी को फ्रायडियन मनोविश्लेषण में साइंटिफिक ढंग से व्याख्या की गई है, लेकिन हमारे जो प्राचीन चिंतक थे, उन्होंने इसको महसूस तो किया ही था कि काम वासना मानव के मस्तिष्क की एक स्वाभाविक कह सकते हो विशेषता है, या उसको अगर सांसारिक अगर आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक खिंचाव भी है, एक बुराई भी है उस सेंस में। तो जब हम मंदिर में प्रवेश करने लगते हैं, तुम्हारा मन चारों तरफ से पवित्र होकर ईश्वर में रम सके, इसके लिए मन से काम वासना का निकलना आवश्यक है। तो मंदिर से बाहर जो काम वासना की मूर्तियां हैं वो बनी होती है, उसके पीछे व्याख्या ये होती है कि उन मूर्तियों को देखकर अपने मन के अंदर के जितने भी कामुक भाव हैं उसको लोग बाहर ही निकाल दें, ताकि मन को शांत करके और मंदिर में प्रवेश करें और तब अपने ईश्वर से साक्षात्कार करें एकाग्रचित होकर। तो उसकी व्याख्या आध्यात्मिक व्याख्या ये है। तो आप उसमें से कुछ बातों को लेकर इसको पूरा कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना लिखा जाए। हो सकता है आपके किसी प्रश्न का उत्तर थोड़ा कमजोर हो जाए, तो आप ऐसी उम्मीद भी यूपीएससी में नहीं कर सकते हैं कि सारे प्रश्नों का आप संतुलित उत्तर ही लिख सकें। किसी न किसी प्रश्न के उत्तर का कमजोर होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। तो दिस इज द पॉइंट हियर। अब जैसा मैंने फिर आपको एक बार दोहरा दूं कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को चूंकि सभी ने डिसोन कर दिया तो हमने इसको इतिहास में रख दिया, और लगता भी है कि इतिहास के लिए ही सबसे सुटेबल है। क्योंकि सोशियो की तुलना में जो इंडियन सोसाइटी है उसकी तुलना में तो इतिहास से जुड़ा हुआ ये लगता है कि भारत में सिविल सेवा का लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रीय चेतना का संयोजन का प्रतीक है। स्पष्ट कीजिए। तो आप कहेंगे भाई इसको हम कैसे करें, तो इसको हम हाँ, भारतीय हाँ, भारत में नौकरशाही, नौकरशाही का मतलब होता है अधिकारी वर्ग। नौकरशाही के इतिहास में सिविल सेवा एक विलक्षण स्थान रखती है।
भारत में नौकरशाही के इतिहास में सिविल सेवा एक विलक्षण स्थान रखती है। मतलब कि यहाँ पर आपको सिविल सेवा को एक विलक्षण स्थान रखती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय सिविल सेवा को सिविल सेवा को सिविल सेवा को इस्पाती ढांचा इस्पाती ढांचा का नाम दिया। हाँ, हाँ। सिविल सेवा अपनी व्यावसायिकता के लिए ब्रिटिश शासन के काल से ही जानी जाती रही है, जानी जाती रही थी। व्यावसायिकता से तात्पर्य है व्यावसायिकता से तात्पर्य है व्यावसायिकता से तात्पर्य है हम्म, हम्म, हम्म। कार्य के प्रति समर्पण नियमबद्ध होकर कार्य करना तथा कार्य संचालन में हाँ, 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 कार्य संचालन में हाँ, हाँ, वरिष्ठता एवं कनिष्ठता के दृष्टिकोण की स्वीकृति। वरिष्ठता एवं कनिष्ठता का मतलब हायरार्की का पालन। हायरार्की का मतलब है कि हम ऊपर वाले अधिकारी का हम आदेश मानेंगे और नीचे वाले अधिकारी को हम आदेश जारी करेंगे। हाँ, देखिए, हाँ, परंतु जब ब्रिटिश सिविल सेवा में राष्ट्रीयता राष्ट्रवाद, प्रश्न में क्या था? राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रवाद नहीं, राष्ट्रीय चेतना जुड़ गई। राष्ट्रीय चेतना जुड़ गई तो फिर राष्ट्रीय चेतना जुड़ गई तो फिर यह भारत में राष्ट्र निर्माण का
साधन बन गई, राष्ट्र निर्माण का साधन बन गई। अब देखो ये यहाँ पर हो गया, यहाँ हमारा इशारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ है। अब पैराग्राफ चेंज करके आप लिखोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, माने आप इसको ऐसे दिखाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद हमारे बहुत सारे नेता ब्रिटिश सिविल सेवा के प्रति या भारतीय सिविल सेवा के प्रति पूर्वाग्रह का भाव रखते थे। उनका ये मानना था कि अब तक ब्रिटिश सिविल सेवा क्योंकि ब्रिटिश औपनिवेशिक उद्देश्य को पूरा करने का साधन रहा है, तो उसकी प्रकृति विदेशी रही है और वो कभी भी भारतीय के अनुकूल नहीं हो सकती। लेकिन इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नजरिया बहुत ही व्यावहारिक था। उन्होंने कहा कि नहीं, सिविल सेवा ने पिछले 150 वर्षों से ब्रिटिश शासन को मजबूती प्रदान किया। मतलब अगर ब्रिटिश प्रशासक 150 वर्षों तक शासन कर सके ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, तो उसमें सफलता का श्रेय सिविल सेवा को है। तो सिविल सेवा जब एक विदेशी सरकार को इतना टिकाऊ बना सकती, तो राष्ट्र निर्माण में तो बहुत अहम भूमिका निभा सकती। केवल उसके उद्देश्य और प्राथमिकता को बदलने की आवश्यकता है। उन्हें स्वतंत्रता के बाद उस सिविल सेवा को सीधा अपने भारतीय राष्ट्र के साथ जोड़ दिया और भारतीय राष्ट्र के साथ जोड़ने, राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़ने के साथ उसके रोल और उसकी भूमिका को बदल दिया और फिर उन्हें वही विशेषाधिकार दे दिए जो उन्हें ब्रिटिश के समय प्राप्त थे। जैसे अनुच्छेद 311 और 12 में उनको सुरक्षा दी गई। अनुच्छेद 311 में जो भारतीय सिविल सेवक को सुरक्षा है उस पर आज भी आलोचना होती है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं, वह निष्पक्ष होकर काम कर सके और निडर होकर वो काम कर सके, इसके लिए अनुच्छेद 311 की सुरक्षा उनके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आप इसको लेते हैं। उसके बाद आप कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का नाम बताइए जो राष्ट्र निर्माण में जिसने अहम भूमिका निभाई है, जिसमें आप एक नाम तो पहले बीपी मेनन का लीजिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ स्वयं ही वो राज्य विभाग में उनके असिस्टेंट रहे, गृह मंत्रालय में असिस्टेंट रहे और उन्होंने भारत के देशी रियासतों के विलय में बहुत अहम भूमिका निभाई है। तो उनको उनको आप साइड कर सकते हैं। फिर आप बी.एन. राव को साइड करिए, के संथानम को साइड कर सकते हैं। ये सब संविधान सभा में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद आप साइड कर सकते हैं सुकुमार सेन को। सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर बने थे और 7.3 करोड़ लोगों को उन्होंने, भारत जैसे देशों में जहां साक्षरता दर 16% थी, वहां प्रथम आम चुनाव में उन्होंने प्रथम आम चुनाव को सफल बनाया था अपने कुशल प्रशासकीय दक्षता के माध्यम से। तो आप उनके बारे में मेंशन कर दीजिए। उसके बाद अगर आपका मूड हो जाए तो आप एक दो किसी वर्तमान सिविल सर्वेंट्स की भी चर्चा करके जिन्होंने अपनी काफी दक्षता दिखाई हो, जैसे टी.एन. शेषन को कोट कर सकते हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को फिर एक बार सक्रिय बनाया। उसी तरह से आप दो चार नाम अगर चाहे तो सिविल सर्वेंट को कोट कर सकते हैं और कैसे राष्ट्र निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही है, जिन्होंने कोई बहुत बड़ा इनोवेशन किया हो तो उनका भी नाम आप दे सकते हैं। केवल वही नाम मत दीजिएगा जो कंट्रोवर्सी में घिरे हुए। तो खैर 1 मिनट तो ये हो गया। अब देखिए, ये महात्मा ज्योतिराव फूले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है। चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए, चर्चा कीजिए का कोई तुक नहीं बनता है। वैसे तो लिख दिया गया है चर्चा कीजिए, लेकिन इसका कोई तुक नहीं। अब यहाँ पर ज्योतिराव फूले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है। तो पहले हम ये समझिए कि जब ज्योतिराव फूले की बात होती है तो अगर उसको हम सिर्फ एक कास्ट समाज सुधारक के रूप में और एक कास्ट लोअर कास्ट लीडर के रूप में अगर ज्योतिराव फूले को देखा जाए या उनके कॉन्ट्रिब्यूशन की गणना की जाए, तो मुझे लगता है कि उनका अधूरा मूल्यांकन होगा। तो मैं आपको बताऊं कि ज्योतिराव फूले समाज के सभी उपेक्षित तबकों को, इसके लिए देखिए, महात्मा ज्योतिराव फूले राइटिंग्स एंड एफर्ट्स सोशल रिफॉर्म्स टच इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सबाल्टर्न क्लासेस। सबाल्टर्न क्लासेस शब्द का प्रयोग हुआ है। सबाल्टर्न का मतलब है कि वैसे सभी लोग जो समाज के हाशिए पर हो। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखिएगा, पेरियार नायकर को देखिएगा, तो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है, पेरियार नायकर का तो थोड़ा सा बड़ा भी है क्योंकि उन्होंने द्रविड़
वाले द्रविड़ राजनीति के मुद्दे को भी उठा दिया है। लेकिन जैसे आप श्री नारायण गुरु को देखेंगे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखेंगे तो उनका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो अपेक्षाकृत, हाँ, संविधान सभा में उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, लेकिन जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो थोड़ा लिमिटेड रहा है। ज्योतिराव फूले जो हैं, इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत ये ज़्यादा रहा है। तो पहले तो इस प्रश्न को आप कहेंगे कैसे स्टार्ट करें, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ज्योतिराव फूले भारतीय सुधारकों में, भारतीय समाज सुधारकों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने जाति व्यवस्था के दर्द को महसूस किया था तथा निम्न जाति के अधिकारों निम्न जाति के शोषण एवं उनके अधिकारों का मुद्दा उठाया था। निम्न जाति के शोषण एवं उनके अधिकारों का मुद्दा उठाया था। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने निम्न जाति के शोषण एवं उनके अधिकारों का मुद्दा उठाया है, बल्कि इससे वो और आगे निकल गए। मतलब हाँ, परंतु उनका दायरा यहीं तक सीमित नहीं था। उनका दायरा यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका दायरा यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने शूद्र, अछूत, किसान, महिला, सभी सबाल्टर्न समूह की मांग को उठाया। अब देखिए, अब एक-एक को आप पकड़िए। जैसे वो माली जाति से थे, तो खुद तो एक मिडल नहीं, शूद्रा कैटेगरी से थे, बट ही वाज नॉट अनटचेबल। जैसे शूद्रा में मैं आपको बताऊं कि भारतीय परंपरा में दो प्रकार के शूद्र थे, सतशूद्र और असतशूद्र। तो सतशूद्र वह थे जो अछूत की श्रेणी में नहीं आते थे, लेकिन असतशूद्र को अछूत की श्रेणी में रखा गया था। तो जो ये एक तरह से सतशूद्र की कोटि में थे, जो कि माली जाति से थे। लेकिन इन्होंने जो अछूतों की समस्या को जितना तत्परता से उठाया, वो एक मिसाल कायम कर देता है। यहाँ पर आप एक पहलू को दे सकते हैं। जिस समय अ, इन्होंने महाराष्ट्र में निम्न जाति के लोगों को संगठित किया था,
तो निम्न जाति के लोगों को संगठित करने में इन्होंने अछूत के दर्द को इतना समझा कि जब उन्होंने 1865 में जब 1865 में जब दास व्यवस्था का उन्मूलन हुआ अमेरिका में, तो बड़े खुश हुए थे। उन्होंने अमेरिकी दासों को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट दिया था, गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने भारत के अछूतों से अमेरिकी दासों की तुलना की थी। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ज्योतिराव फूले थे, वो ज्योतिराव फूले की एक और भी विशेषता है जो आपको पता होना चाहिए कि उनसे पहले निम्न जाति के जो सुधारक होते थे ना, वो मुख्य रूप से जिसको एम एन श्रीनिवासन बोलते हैं संस्कृतिकरण की नीति। संस्कृतिकरण में क्या होता है कि निम्न जाति के लोग होते हैं, वो उच्च जाति के लोगों के हाव भाव, जीवन पद्धति, नकल, उसकी नकल करके, उनके खान पान, रहन सहन की नकल करके सामाजिक दर्जे में ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं। उसमें एक हीन भावना होती है। ज्योतिबा फुले ने वैसा नहीं किया। इन्होंने इन्होंने एकदम रेडिकली जाति विभाजन को अस्वीकार कर दिया। मतलब उच्च जाति की तुलना आर्यों से की, निम्न जाति की तुलना गैर आर्यों से की, और इन्होंने एक नया नैरेटिव ही गढ़ दिया कि आर्य विदेशी थे, वो आए, यहाँ के देशी लोगों को पराजित करके उनको गुलाम बना लिया और उनको निम्न जाति के दर्जे में फेंक दिया। तो ये पहलू है। दूसरा पहलू उन्होंने उठाया महिलाओं का, महिलाओं के उद्धार का। जैसे सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी थी, उन्होंने और उनने मिलकर पूना में भारत के पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की और बालिका शिक्षा पर उन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। और जितने प्रकार की महिलाओं के बीच सामाजिक बुराई है, उसके विरुद्ध उन्होंने एक तरह से समझिए तो सामाजिक आंदोलन चलाया। और उसके बाद आप देखते हैं थर्ड वन जो कैटेगरी है किसान, वो किसानों के अधिकारों की बात उठाई, उन्होंने सहकारी खेती की बात उठाई, वो राजस्व अधिकारियों के द्वारा किसानों के शोषण की बात उठाई। तो हियर यू हैव टू नो दैट कि वो बेसिकली वो एक किसान लीडर के रूप में भी ज्योतिराव फुले को जाना जाता है। तो उन्होंने किसान वाले मुद्दे को भी उठाए हैं। तो शूद्र हो गए, अछूत हो गए, महिला हो गए, किसान हो गए, तो जितने सबाल्टर्न कैटेगरी है, उन सबाल्टर्न कैटेगरी के जितने हैं, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और उसमें शिक्षा के विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक के कार्य को सत्य शोधक समाज ने उसने अपना लक्ष्य बनाया था। तो इन सब को आप अपनी भाषा में अगर गढ़ देंगे और लिख देंगे तो आपका प्रश्न पूरा हो जाएगा। अब देखिए, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का है। इस पर आपको लिखने के लिए काफी मसाला है, क्योंकि राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। तो आप यहाँ पर शुरू ऐसे कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात चाहे भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ भारतीय नेताओं को देश चलाने की चाबी तो मिल गई थी, परंतु उनके समक्ष बड़ी चुनौती थी राष्ट्र निर्माण। फिर इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं
वैदेशिक वैदेशिक सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में हाँ, सभी क्षेत्रों में एक एक संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक था। परिवर्तन आवश्यक था तथा इसका अधिभार भारतीय नेताओं की प्रथम पीढ़ी पर रहा था। अब देखो राजनीतिक में आप क्या-क्या दोगे? तो राजनीतिक में आप अगर कम से कम 2 को मेंशन कर दोगे, 2 को अगर आप मेंशन कर दोगे, तो 2 को नहीं मेरे विचार से चूँकि अब बीच में सांस्कृतिक है नहीं तो 2-3 को आप मेंशन कर दो, 250 शब्दों का प्रश्न है। एक आप 563 देशी रियासतों का जो विलय है वो राष्ट्र निर्माण निर्माण की पहली आवश्यकता थी। क्योंकि अगर आपके देश में अगर अलग-अलग राष्ट्र बन जाते, 8-10 देशी रियासत भी स्वतंत्र रह जाते, तो आप राष्ट्र बनने से चूक जाते। दूसरा, राष्ट्र निर्माण की एक आवश्यक शर्त थी भारत में प्रजातांत्रिक संविधान को अपनाना, क्योंकि जब तक प्रजातांत्रिक संविधान नहीं अपनाओगे, तब तक हम राष्ट्र नहीं बन सकते थे। तो संविधान निर्माण हमारे समक्ष एक दूसरी बड़ी चुनौती थी। तो आप उनकी चर्चा कर दीजिए। तीसरा कर दीजिए कि हमने जो संघीय ढांचा को अपनाया था, वो संघीय ढांचा की पहली परीक्षा हमारे लिए वह थी राजभाषा और राष्ट्रभाषा का प्रश्न और दूसरी परीक्षा थी भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का प्रश्न। तो उसकी थोड़ी चर्चा कर दीजिए। फिर अर्थव्यवस्था में आप दे सकते हैं कि प्लानिंग डेमोक्रेसी यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि हमने एक वोट एक ए एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत को तो अपना लिया है, लेकिन एक वोट और एक वैल्यू का सिद्धांत कब होगा? मतलब आपको यह बताना है कि भाई जब तक हमारा आर्थिक पुनर्निर्माण नहीं होता और लोगों की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती, तब तक हमारा प्रजातंत्र कभी भी ध्वस्त हो सकता था, जैसा कि अन्य एशियाई अफ्रीकी देशों में हुआ। तो ऐसी स्थिति में नेहरूवादी आर्थिक मॉडल को अपनाया गया, आर्थिक आयोजन को लागू किया गया, उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की गई, औपनिवेशिक विरासत से मुक्त होने की बात की गई। तो ये पहलू को आर्थिक पहलू को दिखाएँगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप दिखाएँगे कि अभी हम दुनिया के पटल पर, दुनिया के मानचित्र पर पहली बार एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आए थे। इसलिए दुनिया के इस मानचित्र पर एक स्पष्ट स्थान पाना या उसे निर्धारित करना, ये हमारी अहम आवश्यकता थी। इसलिए हम स्थान इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के लिए एक बेहतर स्थान प्राप्त करना, यह हमारा एक बड़ा लक्ष्य था और हमने कहीं न कहीं शीत युद्ध की राजनीति में एक तीसरी शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयत्न किया और तीसरी विधि का एक नायब रूप था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो मतलब इस तरह से करके ये सब तो आपका जाना हुआ है, बस उसको केवल प्लान करके और ये ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे ढंग से प्रेज़ेंट कर देना है। अब मैंने क्या कहा विश्व इतिहास में जैसे ये प्रश्न है, तो विश्व इतिहास में मुझे लगता है कि इससे मतलब ज़्यादा मतलब एक तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये भी नहीं है कि भाई लेकिन अब जैसे ये शब्द है प्रासंगिकता, तो इसमें केवल चांस यही है कि फ्रांस की क्रांति में बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटकने का डर हो सकता है। कि हो सकता है हम वैसी कोई बात कर दें जो उस समय के लिए तो प्रासंगिक है, आज के लिए प्रासंगिक नहीं। तो पहले तो आप कहेंगे कि भाई इसमें हम कैसे शुरू करें? तो आप कहेंगे हाँ, फ्रांस एवं यूरोप के इतिहास में ही नहीं बल्कि
बल्कि विश्व इतिहास में भी फ्रांस की क्रांति एक विभाजक रेखा बनकर आई। आई शायद ही किसी दूसरी क्रांति ने विश्व इतिहास की धारा को इतने गहरे स्तर पर प्रभावित किया होगा जितनी फ्रांस की क्रांति। अब देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक समय था जब हम लोग खुद स्टूडेंट लाइफ में थे, तो उस समय सोवियत रशिया की शक्ति अपने चरम पर थी। तो समाजवादी और मार्क्सवादी क्रांति को बहुत अहम मानी जाती थी कि मार्क्सवाद से ज्यादा शायद दुनिया को किसी ने प्रभावित नहीं किया। लेकिन जब बाद में जब समाजवादी ढांचा टूट गई, जब हमारे लोगों के लिए कॉन्टेम्पररी घटना है, तो जब ये समाजवादी ढांचा टूट गया, सोवियत रूस का विघटन हो गया, पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों में सरकारें गिर गई, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा दुनिया में, वो राष्ट्रवाद, सबसे बड़ी विचारधारा। और अगर सही मायने में आप पूछिए तो राष्ट्रवाद किसकी देन है, तो फ्रांस की क्रांति की देन है। इसलिए ये बहुत ही अहम चीज है। अब यहाँ पर ये आप दे दिया। अब उसके बाद देखिए, अब इसका निरंतर प्रासंगिकता है। मतलब आप ये कहेंगे कि फ्रांस की क्रांति केवल 18वीं और 19वीं, न केवल 19वीं सदी के यूरोप को परिवर्तित किया, बल्कि इसने अपनी गहरी विरासत विश्व इतिहास में छोड़ दी है। अब क्या क्या विरासत छोड़ी है उसको देखिए। तो प्रजातांत्रिक विचारधारा में आप यहाँ पर रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा को जरूर मेंशन करेंगे। सामान्य इच्छा, रूसो की सामान्य इच्छा की अवधारणा, जो रूसो का जो जनरल विल है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रजातंत्र। सामान्य इच्छा की अवधारणा। दूसरा, राजनीति में जनता की भागीदारी। राजनीति में जनता की भागीदारी। देखिए, अब क्या है कि पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ कि कॉमन पीपल ने पॉलिटिक्स में भागीदारी ली। आगे जब वियना कांग्रेस चाहेगा कि कॉमन पीपल को दोबारा हम एक बार फिर राजतंत्र के अधीन ला दे, तो कॉमन पीपल इनकार कर देगा, बिकॉज वंस दे हैव टेस्टेड द पावर। एक बार जब पावर का टेस्ट उन्हें लग गया तो अब वो पीछे की तरफ नहीं जा सकते थे। तो दुनिया का जनवादीकरण जो हुआ राजनीति का, वो पहली बार फ्रांस की क्रांति में। जो आज भी आप देखिएगा कि जहां तहां जो आप देखते हैं कैंडल मार्च, वो कहीं ना कहीं हमें बास्तिल के पतन की याद दिलाती है। कहीं पर देखिए किसी तो कभी टियानामन स्क्वायर की घटना है, तो कभी रेड स्क्वायर की घटना है। तो इस तरह से दुनिया में जो जगह जगह पर एक मॉब उमड़ती है, ये पहली मॉब निकली थी फ्रांस की क्रांति के मध्य। तीसरा, आप यहाँ पर देखिए वामपंथी विचारधारा। वामपंथी विचारधारा का मतलब है, जब जैकोबियन शासन हुआ
तो लेफ्टिस्ट आइडिया, जिसको वामपंथी बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं जिसको समाजवादी या समाजवादी विचारधारा कहते हो, उसका तत्व भी इस क्रांति के मध्य ही निकल कर आया था। जो आप जैकोबियन शासन से उसको लिंक करके देखोगे, फिर आप देखोगे कि वामपंथी विचारधारा में ही अ, अ, काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, इन सबको स्वीकृति दी गई थी फ्रांस के संविधान में। फिर आप देखेंगे धर्मनिरपेक्षता, यानी राज्य और चर्च के बीच जो अस्पष्ट भेद जिसको किया गया कि न तो चर्च राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा, न राज्य चर्च के मामले में हस्तक्षेप करेगा। आज भी देखिए धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पांचवा आप दे सकते हो, सबसे बड़ी चीज है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की शक्ति तो इतनी मजबूत हुई कि पूरी 19वीं सदी में फैली। वर्ल्ड वॉर हुआ, दुनिया का एक बार राष्ट्रवाद से मोह भंग हुआ, यूएनओ बना, लेकिन राष्ट्रवाद की शक्ति पूर्ववत चलती रही। शीत युद्ध शुरू हुआ, राष्ट्रवाद को शीत युद्ध नहीं दबा सका। शीत युद्ध समाप्त हुआ, फिर भूमंडलीकरण का युग आया। जब हमें याद है, जब भूमंडलीकरण का युग शुरू हुआ तो अब कहा कि वेस्टफेलिया की संधि पर आधारित राष्ट्रवाद समाप्त हो गया। लेकिन आज देखिए, आज राष्ट्रवाद ने फिर एक बार भूमंडलीकरण को निगल लिया है। तो ये राष्ट्रवाद कितना प्रासंगिक है आज की तारीख में, वो आप समझ सकते हो। छठा आप दे दीजिए मानव अधिकार। जो 26 अगस्त 1789 को जो राइट ऑफ मैन और सिटीजन की घोषणा हुई, नागरिक अधिकार की घोषणा हुई, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन यानी पुरुष और नागरिक अधिकार की, वही आपको 1948 में जो यूएनओ की जो घोषणा है मानव अधिकार की, वह इसी घोषणा से प्रेरित है। तो वो कहीं ना कहीं मानव अधिकार है। उसके बाद आप सामंतवाद का अंत हुआ, तो सामंतवाद के अंत के साथ कृषक अधिकार, सामंतवाद के अंत के साथ कृषक अधिकार, ये मुद्दा भी है जो आज प्रासंगिक है। और आज की तारीख में आप देखेंगे तो ना केवल यूरोपीय देश बल्कि मुस्लिम देश टर्की ने भी नेपोलियन कोड को अपनाया है। तो जो नेपोलियन विधि संग्रह है वह भी आज प्रासंगिक बनी हुई है। तो इस तरह से करके आप इस प्रश्न को, ये क्रांति नहीं मरी। और 1989 में जब समाजवादी देशों में परिवर्तन की लहर चली तो फ्रांस की क्रांति की दूसरी शताब्दी मनाई जा रही थी। तो ऐसा लगा कि मानो फ्रांस की क्रांति की विरासत ने रूस की क्रांति का अंत कर दिया। तो हो गया हमारा क्वेश्चन, हम यहीं पर रुकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा। बस मैं एक ही आपको समझाऊंगा, एक ही स्लोगन दूंगा, एक ही सजेशन दूंगा, बी अ थिंकिंग क्रिएचर। हम नहीं जानते हैं अगले साल वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हम सिर्फ इतना जानते हैं जो भी पूछेंगे उसका हम जवाब देंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।